और एक चलता है फास्ट ट्रैक। ओके, ये जो फास्ट ट्रैक कंसेप्ट है ना, थ्रू आउट द रायपुर केवल एक आध दो इंस्टीट्यूशन ही प्रोवाइड करते हैं, कोई प्रोवाइड नहीं करता। फास्ट ट्रैक करते कौन लोग हैं ये सब बाद में, रेगुलर यानी जो नॉर्मल थ्रू आउट द ईयर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। आज ज्वाइन किया, आखिरी तक पढ़ना है सर, एग्ज़ाम आएगा तब तक आप पढ़ा देना, हम एग्ज़ाम दे देंगे। फॉर देम रेगुलर। फास्ट ट्रैक जिनको अलोंग विथ ट्वेल्थ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, जनरली अगर आप लोग जाने तो ट्वेल्थ के साथ साथ आप सीए फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हैं, जो मे अटेम्प्ट है, मई 2024 का अटैम्प्ट जनरली देखा जाए तो ट्वेल्थ वालों के लिए इम्पॉसिबल माना जाता है। लेकिन कुछ लोग करते हैं और लास्ट ईयर, अभी का तो अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है तो मैं अभी इस साल का रिजल्ट नहीं बता सकता, लास्ट ईयर अगर 7 लोगों ने दिया था तो सातों के सातों पास थे, और जो सीए फाउंडेशन रायपुर का टॉपर था वो ट्वेल्थ का स्टूडेंट था। ही ऑल्सो स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन ट्वेल्थ अकाउंट्स। ट्वेल्थ अकाउंट्स में भी उसको 100 में 100 मिला था। गॉट इट? तो आसानी से होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। प्लान कैसे होता है, हाउ इट इज प्लान? तो उसके लिए एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। अप्रैल, मई, जून, और जून भी मोस्ट प्रॉब्ली 15 टिल मिड ऑफ जून, ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ ट्वेल्थ आर कंप्लीटेड इन 3 महीने में। क्योंकि इन 3 महीने में आपका जो क्लास आवर्स है मई और जून में बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि अप्रैल में आप लोग का रेगुलर स्कूल रहता है तो नॉर्मल क्लास चलते रहेगी जो अभी चल रही है। ठीक है, मई और जून में आपका बैच सेपरेट हो जाता है, क्योंकि जो रेगुलर वाले रहते हैं उनको हम लोग ऑफ दे देते हैं मई में, उनकी क्लासेस ऑफ हो जाती है। नाउ यू आर फ्री, हम लोग भी फ्री हो जाते हैं। उस समय आप लोग की जो 1 घंटे की क्लास है वो सीधा 2 घंटे की हो जाती है, पर सब्जेक्ट मान के चलो, और आसानी से सारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। गॉट इट? क्लियर? मोस्ट प्रॉब्ली जून में ही या जुलाई फर्स्ट वीक से सीए फाउंडेशन की बैच, देखो जिनको सीए फाउंडेशन करना है, जो क्लैट वगैरह कर रहे हैं वो भी फ्री हो गए अब, क्योंकि उनके पास और कोई कोचिंग है नहीं साल भर पढ़ने के लिए, तो आसानी से जिस दिन भी उनका क्लैट का कोचिंग है वो आसानी से क्लैट की कोचिंग कर सकते हो विदाउट एनी इंटरप्शन। बार बार ये नहीं सर आज हमारा वहाँ था तो आज नहीं आ पाए, ये सब प्रॉब्लम से आप मुक्त हो जाओगे। गॉट इट? तो आप आसानी से थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे पढ़ सकते हो। फिर कई लोग के में आता है सर आप तो अप्रैल में जून में पढ़ा दिए, हमको एग्जाम कब देना है? मार्च में, नेक्स्ट ईयर मार्च में। तब तक अगर कोई डाउट आ गया, भूल गया, तो फिर कैसे होगा? एक चीज़ बता देता हूँ मैं, अगर किसी को सीए फाउंडेशन भी करना है तो उसका एग्ज़ाम का उसका जो कोचिंग है वो कब कंप्लीट हो जाएगा मालूम आपको? 31 अक्टूबर को सीए फाउंडेशन की कोचिंग कंप्लीट हो जाती है, मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा ज़्यादा 15 नवंबर, है ना? उसके बाद आप क्या हो गए? फ्री हो गए। 15 नवंबर को जो रेगुलर अकाउंट्स क्लास की 12 की क्लासेस है वो ओवर होती है 15 नवंबर को। गॉट इट? उसके बाद रेगुलर क्लासेस में रिवीजन क्लास चालू होती है, इन विच यू आर ऑल्सो परमिसिबल टू अटेंड, यानी कि आप वापस 12 को रिवाइज करने फिर से आ सकते हो। कब से? नवंबर, 15 नवंबर से जब रिवीजन क्लास चालू होगा, यू कैन अटेंड डेट ऑल्सो विदाउट एनी प्रॉब्लम। गॉट इट? किसी को कोई इशू, कोई डाउट किसी के मन में? क्यों सबको है? ठीक है, ये तो सब हो गया कि क्लासेस कैसे चलेगी। हाँ, सब्जेक्ट कौन कौन से प्रोवाइडेड होते हैं वो तो ऑलरेडी आप लोग को मालूम है। नौ, अपन वेरी फर्स्ट टॉपिक, एक बार टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि डेमो क्लास है, पढ़ाते कैसे वो भी तो दिखना चाहिए। तो एक बार टॉपिक पे आते हैं अपन सबसे पहले। पार्टनरशिप क्या होता है सबको मालूम है?
व्हाट इज पार्टनरशिप? एवरीवन नोज ना क्या होता है यार? हिंदी इंग्लिश सब चलेगा ना, बस जिसमें आप बेटर वे में समझा सकते हो वो लैंग्वेज यूज करना। व्हाट इज पार्टनरशिप? when two or more person join together to carry a common business for maximization of profit is called as partnership। यही होता है। तो any legal business carried by two or more person to earn profit, whether carried by all on behalf of each other or any one on behalf of all is called as partnership। क्लियर है? जब दो या दो से अधिक लोग किसी कॉमन बिजनेस को, किसी कॉमन लीगल बिजनेस को कैरी करने के लिए आपस में एग्री होते हैं ताकि उससे होने वाले प्रॉफिट को आपस में शेयर कर सकें, जिसे उनमें से कोई एक सबके बदले में लुक आफ्टर करता हो या हर कोई एक दूसरे के बदले में लुक आफ्टर करता हो, तो सच अ टाइप ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप बिजनेस। गॉट इट एवरीवन? पार्टनरशिप के लिए सबसे फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट क्या है? टू और मोर पर्सन। जब तक दो लोग नहीं है तब तक पार्टनरशिप क्रिएट नहीं हो सकता। तो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज टू और मोर पर्सन। सेकेंड, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। उनके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि सबको मिलके काम करना है। बिना अंडरस्टैंडिंग के अगर काम करेंगे तो क्या होगा? रोज डिस्प्यूट्स होगा, और रोज डिस्प्यूट होगा तो बिजनेस कब करेंगे अपन? इसलिए जरूरी क्या है? दे मस्ट हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए पार्टनर्स क्या बनाते हैं? पार्टनरशिप डीड। अच्छा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड में कोई फर्क है क्या? क्या फर्क है? अगर है तो क्या है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन पार्टनरशिप डीड जो होता है वो रिटर्न ही होता है, ओरल नहीं हो सकता। तो टू अवॉइड द डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर, द फर्म दैट इज पार्टनर्स मेक पार्टनरशिप डीड। व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिख सकते हो? सभी कुछ जो भी हमारे बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। नेम ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, नेम ऑफ द पार्टनर, their present occupation, their address, the capital contributed by each partner, किसने कितना पैसा लगाया, rights and duties of each partner, share profit sharing ratio, ठीक है, salary any to be paid to any partner, interest any to be paid to any partner, जो भी टर्म्स है हमारे बीच सब रिकॉर्ड हो सकता है। ठीक है? बाय चांस पार्टनर्स एग्रीमेंट नहीं बनाते, बाय चांस पार्टनर्स एग्रीमेंट नहीं बनाते तो क्या होगा? डिस्प्यूट्स होगा। देन हाउ दैट डिस्प्यूट कैन बी रिजॉल्व? कंपनी नहीं है, कंपनी में होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है ना, वो कंपनीज का पार्ट है। यहाँ पे कंपनीज नहीं है, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होते हैं। मैं क्या बोला समझ गए? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? कि अगर हमने आपस में एग्रीमेंट नहीं बनाया, अच्छा मिनिमम मेंबर 2 होते हैं, मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50 फॉर बैंकिंग बिजनेस 20, फॉर बैंकिंग बिजनेस 20, फॉर जनरल बिजनेस 100 50, फॉर जनरल बिजनेस 50, मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं। गॉट इट? ओके। तो नेक्स्ट, अगर हम सभी पार्टनर हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे बीच में पार्टनरशिप डील नहीं है, तो क्या होगा? हर बात को लेके डिस्प्यूट्स होगा। ए बोलेगा ए से माल खरीदना है, मैं बोलूंगा नहीं खरीदना है। कोई बोलेगा सी को पार्टनर बनाना है, कोई दूसरा बोलेगा नहीं बनाना है। तो रोज डिस्प्यूट्स होंगे। तो इन डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व कर सकती है फर्म? हाउ द डिस्प्यूट्स इन द फर्म आर रिजॉल्व्ड? by applying the provision of Partnership Act 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में उससे रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस बने हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है
व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यहां से लिखना है आप लोगों को। लिखिए रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। रूल्स एप्लीकेबल in the absence of partnership deed। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। स्क्रीन में डिस्प्ले भी है, अगर नहीं सुन पाए हैं कोई तो ठीक है। चलिए हम जो रूल्स पढ़ रहे हैं इट इज़ अ प्रैक्टिकल बेस्ड रूल जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अफेक्ट करता है। गॉट इट। सबसे पहला रूल क्या बोल रहा है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई एग्रीमेंट नहीं है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो चाहे कोई कितना भी पैसा क्यों ना लगाया हो, किसी ने कम किसी ने ज्यादा क्यों ना लगाया हो, किसी भी पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट प्रोवाइडेड नहीं होगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड। किसी भी पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइडेड नहीं होगा। गॉट इट। सेकेंड, नो सैलरी, नो रेम्युनरेशन, नो कमीशन टू एनी पार्टनर। जब तक पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है किसी भी पार्टनर्स को किसी भी प्रकार का कोई सैलरी, रेम्युनरेशन या कमीशन नहीं दिया जाएगा। रेम्युनरेशन भी एक प्रकार का सैलरी ही है, नथिंग एल्स। गॉट इट। ओके। जैसे कि ए बी सी पार्टनर है जिसमें से ए और बी ने पैसा लगाया है और सी केवल बिजनेस को लुक आफ्टर करता है, पैसा नहीं लगाया। गॉट इट। अब सी बोलता है भैया कि मैं पूरे बिजनेस को लुक आफ्टर करता हूं तो मुझे अपने मेहनत के लिए हर महीने 3,000 रुपये सैलरी चाहिए। ये सी का डिमांड है। अब आप लोगों को ये रिजॉल्व करना है कि क्या सी को आप सैलरी दोगे क्या। तो सबसे पहले आप एग्रीमेंट देखोगे। एग्रीमेंट में ऐसा कोई एग्रीमेंट था क्या कि हम सी को उसके काम के लिए सैलरी देंगे। मैं बताया कि एग्रीमेंट है करके सी को सैलरी देंगे, नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो क्या सी को सैलरी मिलेगा क्या, नहीं, सी इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट एनी सैलरी। गॉट इट। नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज। इन द सेम वे अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर से उनके ड्राइंग्स पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते हैं। एग्रीमेंट है तो बिल्कुल चार्ज होगा, लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो किसी भी पार्टनर से उनके ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। गॉट इट। फोर्थ, प्रॉफिट एंड लॉसेज शुड बी शेयर्ड इक्वली। जब तक क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि पीएसआर रेशियो क्या है तब तक हमेशा क्या, इक्वल, सभी पार्टनर्स इक्वली शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। गॉट इट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन पार्टनर्स लोन एंड एडवांसेस। अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन या एडवांस दे रखा है फर्म को, अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन या एडवांस दे रखा है फर्म को, नॉट कैपिटल, क्या दे रखा है, लोन या एडवांस, तो भले एग्रीमेंट नहीं भी है तो भी उसे 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट पाने का अधिकार है। इज एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। यहां पे लोन किसने किसको दिया है, पार्टनर ने फर्म को दिया है। अगर बाय चांस, रिवर्स क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, अगर बाय चांस फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो इंटरेस्ट लेगी या नहीं लेगी। एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है तो रूल्स क्या पढ़े, अगर पार्टनर फर्म को देता है तब तो 6% कंपलसरी पार्ट है, लेकिन अगर फर्म पार्टनर को देता है तो मैंने कोई रूल ही नहीं पढ़ाया है, यानी नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज्ड, तो आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। गॉट इट। श्योर एकदम। द लास्ट वन,
इफ एनी पार्टनर लेट हिज पर्सनल एसेट्स फॉर फर्म्स यूज, अगर कोई पार्टनर अपना कोई पर्सनल एसेट्स फर्म्स को यूज करने दे रहा है, ठीक है, इसका एक एग्जांपल दूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, देन ही और शी इज एंटाइटल्ड टू गेट फेयर रेम्यूनरेशन, तो उसे उस पर वाजिब किराया पाने का अधिकार होता है। अगर अपन ऐसे नॉर्मली पढ़ लेना इस पॉइंट को तो इतना क्लियर नहीं होता जितने की जरूरत है। किसी को क्या समझ में आया? एनीवन कोई एक्सप्लेन कर सकता है? हाँ बोलो मौलिक। जैसे कि ना मेरे को और मौलिक को मिल के एक ज्वेलरी शॉप खोलना है, ठीक है। अच्छा आप सब मिलके ये बताओ कि ज्वेलरी शॉप के लिए रायपुर में सबसे सुटेबल प्लेस कौन सा है? सदर बाजार। मौलिक का घर सदर बाजार में है, मेरा घर कमल विहार में है, ठीक है। हमने पूरा सदर बाजार सर्च मार लिया, कोई प्रॉपर प्लेस नहीं मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो वहां का रेंट इतना ज्यादा है कि एज ए न्यू शॉप वी कैन नॉट अफोर्ड इट। तो अब हमारा शॉप खुल पाएगा क्या सदर बाजार में? नहीं, देखा जाए तो नहीं खुल सकता। लेकिन मौलिक का घर कहां पे है? सदर बाजार में है। तो मौली ने ऑफर किया कि भाई अपन को शॉप ही तो चाहिए, एक काम करते हैं मेरे घर का एक दीवार तोड़ते हैं, वहां पे सेटर डालते हैं, अपन दुकानदारी चालू कर देते हैं। गॉट इट? ऑफर, भाई दुकान मिल गया तो और क्या चाहिए, दुकानदारी करने के लिए दुकान चाहिए था, मिल गया अपन को, बिना मैं एफर्ट के मिल रहा है दुकान, तो अब मैं एग्री हो गया। दुकानदारी करते 1 साल हो गया। जब साल भर दुकानदारी करने के बाद क्या होता है? अकाउंट फाइनलाइज होता है। जब हम अकाउंट फाइनल करने बैठे तो मौली बोली भैया मेरी दुकान का किराया दे दो। गॉट इट? आ रहा है कहानी समझ में? है क्लियर सब सबको? अब देखो जब दुकान दिया था मौली ने तो उसने कोई किराया की बात किया था क्या? नहीं। लेकिन आज जब अकाउंट फाइनल कर रही है तो किराया मांग रही है, तो क्या उसको किराया मिलना चाहिए क्या? तो ये पॉइंट वही लिखा है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो एक बार में रिफ्लेक्टेड है। भले उसने किराया डिमांड नहीं किया था देते समय, तो भी उसे वाजिब किराया पाने का पूरा पूरा अधिकार है, क्योंकि यही दुकान अगर आप किसी और से लेते तो उसको भी किराया देना ही पड़ता। दैट्स व्हाई शी इज एंटाइटल्ड टू गेट द फेयर रेम्यूनरेशन। और फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब वाजिब, जो भी उस एरिया का प्रॉपर किराया चल रहा है उतना किराया पाने का अधिकार है। गॉट इट? तो ये 6 पॉइंट एकदम बेसिक हैं जिसके बिना आपका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। इसको याद रखे बिना आप कुछ बना ही नहीं सकते। यानी कि ना सिंपल से है, जैसे 11th में जर्नल होता है ना, अगर जर्नल आता है तो मैं लेजर भी बना सकता हूँ, कैश बुक भी बना सकता हूँ, सब्सिडी बुक भी बना सकता हूँ, बहुत कुछ बना सकता हूँ, रेक्टिफिकेशन बना लेता हूँ, है ना। वैसे ही इस चैप्टर को बनाने के लिए ये बेसिक रूल्स हैं। बिना इसको ध्यान में रखे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हर आंसर गलत आएगा, हर आंसर गलत आएगा। गॉट इट? या चलिए अब 2 वर्ड का मीनिंग पढ़ा रहा हूं मैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखो ये सारे नोट्स अगर लिख पा रहे हो तो अच्छी बात है, मैं एक बार PDF भेजता हूँ, है ना, लेकिन उसमें अभी टाइम है, तो तब तक के लिए अगर सेम डे में अगर अपन को चीज़ों को रिकॉल करना है तो लिखना बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है अपना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? विच इज पेबल टू द पार्टनर इन एवरी केसेस वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और सफर लॉस। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, जो हमें पार्टनर्स को देना ही पड़ेगा इज कॉल्ड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। गॉट इट? लास्ट ईयर आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था मैनेजर कमीशन, किसी को याद है? सभी को याद होगा, फाइनल अकाउंट में था, लास्ट चैप्टर में था, तो सबको याद रहना चाहिए। क्या पढ़े थे उसमें? अगर प्रॉफिट होगा तो ही मैनेजर को कमीशन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, यही था। तो भी क्या हुआ एक प्रकार का एप्रोप्रिएट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देना पड़ेगा, तो ऑप्शनल हो गया वो, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, वो प्रॉफिट होने पे ही देना है। तो जो हमेशा देना पड़ता है वो है चार्ज, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया। जैसे कि अभी लास्ट पॉइंट क्या पढ़े थे अपन, अगर किसी पार्टनर ने अपना कोई पर्सनल एसेट दिया है तो भले एग्रीमेंट हो या ना हो उसको किराया
देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। ये शब्द क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये हमारा क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसे किराया तो देना ही पड़ेगा। गॉट इट एवरीवन? श्योर? देन जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड फेयर रेम्यूनरेशन दोनों क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। दूसरा है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? विच इज पेबल आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली, जो प्रॉफिट होने पे ही दिया जाएगा और जितना प्रॉफिट है उतना ही दिया जाएगा, उससे ज्यादा भी नहीं दिया जाएगा। इट्स कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मीनिंग समझ में आया? अगर फर्म को प्रॉफिट है तो ही हम देंगे, अगर फर्म को लॉस है तो हम नहीं देंगे। गॉट इट? ओके, चलिए। और जितना प्रॉफिट है उतना ही देंगे, उससे ज्यादा भी नहीं देंगे। ओके, इसका एग्जांपल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा। ओके, अब इस चीज को मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूं आप लोग को, सेम थिंग को मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूं कि एप्रोप्रिएशन को कैसे डिटरमाइन करते हैं कि देना है कि नहीं देना है। ओके, करेंट ईयर प्रॉफिट है 10,000, ठीक है। एस कैपिटल है 1,00,000, 20 कैपिटल है 50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, ठीक है। ये प्रॉफिट वाला लाइन अभी हटा दे रहा हूं मैं, इसको अलग अलग 3 कंडीशन में समझा रहा हूं मैं, ठीक है। पहला कंडीशन बोल रहा है कि फर्म को लॉस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना डिसाइडेड है, 10% देना है। जो भी आपने कैपिटल लगाया उसका 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। फर्म को लॉस है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या नहीं देंगे, और देंगे तो कितना देंगे? नहीं, वो इंटरेस्ट ऑन लोन का है, वो इंटरेस्ट ऑन लोन का रूल है। मैं इसीलिए बोला वो 6 पॉइंट ना, मतलब इसका संजीवनी है इस चैप्टर का, वो एकदम रटा हुआ रहना चाहिए। गॉट इट? मैं क्या बताया आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, पहले देखो किस बात को ध्यान रखना है तो आप डिटरमाइन कर पाओगे देंगे या नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है? नहीं, एप्रोप्रिएशन है। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या पढ़े अपन, प्रॉफिट होगा तो ही देंगे। मैं क्या बता रहा हूं, फर्म को क्या हो रहा है, लॉस, देंगे क्या, नहीं। ओके, सेकेंड पॉइंट ध्यान से सुनते जाना, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है 50,000 का, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है 50,000 का। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कि नहीं देंगे? कितना देंगे, जितना दे रहे हैं, दैट इज 10% बोल रहे हैं, तो 1,00,000 का 10% 10,000, 50,000 का 10% 5,000, टोटल इंटरेस्ट कितना देना है और प्रॉफिट कितना है, तो दे सकते हैं क्योंकि 50,000 का प्रॉफिट है। हाँ हाँ, एग्रीमेंट में नहीं है तो, अभी एग्रीमेंट में है तब की बात कर रहे हैं अपन। गॉट इट? ओके एवरीवन, श्योर सबको? एक लास्ट एग्जांपल, क्योंकि इसके 3 ही एग्जांपल बनते हैं, 2 मैं दे चुका हूं, तीसरा बस बचा है। तीसरा एग्जांपल, अगर फर्म की प्रॉफिट 10,000 है, अगर फर्म की प्रॉफिट 10,000 है, इंटरेस्ट कितना देना है, 15। क्या मैं दे सकता हूं, दे तो सकता हूं, क्योंकि मेरा वर्ड क्या था, अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल, दे सकता हूं। कितना दे सकता हूं, 10,000 दे सकता हूं, किसी भी कंडीशन में 15,000 नहीं दे सकता। एक लास्ट और लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मीनिंग समझे थे अपन,
प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट तो देना ही है। तो चाहे लॉस हुआ तो भी इंटरेस्ट दोगे, अगर 50,000 का प्रॉफिट है तो भी इंटरेस्ट दोगे, और अगर 10,000 का प्रॉफिट है तो भी इंटरेस्ट दोगे। अगर प्रॉफिट 10,000 का है तो इंटरेस्ट कितना दोगे? 15 पूरा पूरा दोगे, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। गॉट इट एवरीवन? ये सबसे इंपॉर्टेंट था, जहां पे सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। गॉट इट? चलिए अगेन नोट्स में लौट आओ। सबसे पहला अकाउंट जो इस चैप्टर में बनाया जाता है इज द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है? व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म। जो कौन बनाता है? पार्टनरशिप फर्म। क्यों बनाता है? टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। अब आप लोग को लास्ट ईयर 11th में ले जाते हैं। 11th में आप लोग फाइनल अकाउंट पढ़े हो, क्या क्या पढ़े हो उसमें? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, नेट प्रॉफिट निकलता है, उस नेट प्रॉफिट को आप क्या करते हो? कैपिटल में ऐड कर देते हो। करते हो? क्यों मालूम है आपको? क्योंकि उस समय एक ही मालिक था, जो भी प्रॉफिट कमाए सब कुछ उसी का था, इसलिए हम क्या करते थे? उसके कैपिटल में ऐड कर देते थे। अब कितने मालिक? 2 या 2 से ज्यादा। गॉट इट? अब जो प्रॉफिट कमाया वो किसका? उन सब का, उन सब का। ओके? अब जो प्रॉफिट कमाया वो सभी का है, तो उस प्रॉफिट को उन सब में कैसे बांटा जा रहा है, इसको शो करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसलिए हमेशा किसके बाद बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट निकलने के बाद बनेगा। कि जो नेट प्रॉफिट हमने कमाया है उसे हम पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये शो करते हैं हम इसमें। गॉट इट एवरीवन? चलो तो देखो, हम पार्टनर्स को जो, ये चालू किससे होता है? नेट प्रॉफिट से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। 2 लॉस हुआ तो 2 आ जाएगा भाई, ट्रांसफर ऑपोजिट साइड होता है, तो हर कोई जानते हो ना अब। ठीक है? तो अगर प्रॉफिट है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लॉस है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस। ओके? लेकिन प्रॉफिट ना हमेशा कौन सा लेना है? नेट प्रॉफिट बिफोर। इसको स्पेशली क्यों मेंशन किया गया है? क्योंकि क्वेश्चन में कई बार ऐसा दिया रहता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। तो हमको आफ्टर वाला नहीं लेना है, हमको हमेशा कौन सा लेना है? लेकिन दिया कौन सा है? तो क्या करना पड़ेगा? आफ्टर का मतलब ऑलरेडी सैलरी डिडक्ट हो चुका है, और हमको चाहिए सैलरी डिडक्ट करने के पहले का प्रॉफिट। तो क्या करना पड़ेगा? सैलरी को एड बैक। तो जब भी आफ्टर सैलरी दिया है तो हमेशा नेट प्रॉफिट में सैलरी एड बैक होगा। ये चीज क्लियर? ओके? चलिए, जो हम पार्टनर से लेते हैं केवल एक ही चीज लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। वो अपना इनकम है, वो क्रेडिट साइड आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इस ये हो गया टोटल अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। ये क्या आ गया? टोटल अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। पार्टनर्स को हम कितना पैसा बांट सकते हैं उसका टोटल आ गया। अब इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स को अलग अलग फॉर्म में बांट सकते हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लाइक सैलरी, लाइक कमीशन। चाहे तो कुछ प्रॉफिट फ्यूचर के लिए रिजर्व भी कर सकते हैं। अगर फ्यूचर के लिए कोई प्रॉफिट रिजर्व कर दे तो कहां चला जाएगा? जनरल रिजर्व में। और उसके बाद जो बच जाए वो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उसके बाद जो बच जाए वो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उसे पार्टनर्स को उनके पीएसआर में बांट देते हैं। तो सबसे पहले जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है, अगर एग्रीमेंट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अगर सैलरी देना है तो सैलरी देंगे, कमीशन देना है तो कमीशन देंगे। फिर जितना भी पार्ट हमको फ्यूचर के लिए सेव रखना है वो जर्नलिज्म में चला जाएगा। बैलेंस अमाउंट को
ओल्ड पार्टनर्स को उनके पीएसआर में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर से जो भी पार्टनर्स है उनको पीएसआर में बांट देंगे। गॉट इट? यहां तक किसी को कोई डाउट? श्योर सबको है? पक्का एकदम? इसकी जनरल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर्स को देता है, क्योंकि कैपिटल पार्टनर ने लगाया तो इंटरेस्ट हम देंगे। तो हमारे लिए, फर्म के लिए एक्सपेंस, भाई हम दे रहे हैं तो हमारे लिए क्या हुआ? फर्म के लिए एक्सपेंस। चलो एंट्री को हाइड करके बात करते हैं अपन, नहीं तो पूरा ध्यान वहीं पे रहता है। हाइड कर दे रहे हैं, अब अपन और ओपन डिस्कस करते हैं। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देते हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस ऑलवेज डेबिटेड, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिटेड। गॉट इट? एंट्री बोलो। टू पार्टनर्स कैपिटल, भाई लास्ट ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पढ़े हो ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल पढ़ते थे। अब यहाँ पे 2-3 पार्टनर है तो नाम के साथ लिखेंगे, कैपिटल वर्ड की जगह क्या आ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा, बाकी एंट्री पूरा वही है। अब देखो इंटरेस्ट अपने लिए क्या है? खर्चा है। जो भी खर्चा होता है अल्टीमेटली कहां जाता है? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो भी खर्चा होता है अल्टीमेटली कहां जाता है? क्योंकि सारे नॉमिनल अकाउंट को क्या करना रहता है? क्लोज करना रहता है, और क्लोज करने के लिए कहां जाता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पार्टनर्स के लिए अलग से एक अकाउंट पढ़े अपन, कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाके कहां जाएगा? एप्रोप्रिएशन में जाएगा। तो व्हेन इंटरेस्ट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट, व्हेन इंटरेस्ट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एंट्री बोलो। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑलरेडी डेबिटेड है, ऑलरेडी डेबिटेड है। ट्रांसफर करोगी तो कभी भी क्रेडिट होना चाहिए। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो एंट्री यहीं से बन रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एकदम रिफ्लेक्टेड है वो स्क्रीन में भी। अगर हम पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं, बोलो, अरे पहले सैलरी तो कर लो। सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, देन ट्रांसफर करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स सैलरी। अगर कमीशन दे रहे हैं तो भी सेम। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हैं, ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, या आप लिख सकते हो पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। गॉट इट? हाँ। अब क्योंकि ये इनकम है, क्रेडिट हुआ है, तो इसको भी कहां ट्रांसफर करोगे? एप्रोप्रिएशन में। इसको भी एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है। अब क्योंकि ये क्रेडिट हुआ है तो इसको जब ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा? अब एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सभी पार्टनर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि हम बचे हुए प्रॉफिट का 10% फ्यूचर के लिए रिजर्व करना चाहते हैं। तो प्रॉफिट कहां चला जाएगा? जनरल रिजर्व में। कहां चला जाएगा? जनरल रिजर्व। ट्रांसफर करने से प्रॉफिट की वॉल्यूम कम हो रही है, प्रॉफिट कम हो रहा है। प्रॉफिट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व। गॉट इट? नेक्स्ट, अब जो फाइनल प्रॉफिट बच गया वो किसके लिए? पार्टनर्स के लिए, जो आपस में कैसे बांटेंगे? पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैसे बांटेंगे? पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जब हम पार्टनर्स को उनका प्रॉफिट बांटेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। अब यहां पे 2 वर्ड आ गया, कैपिटल ऑब्लिक करेंट। जितने भी एंट्री में बोला हूं ना, कैपिटल कैपिटल बस बोला हूं, एक्चुअल में मैं सही बताऊं तो सब में ऑब्लिक था, सब में ऑब्लिक था। कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। ठीक है? तो अब एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन क्रिएट होगा, सर हाउ डू वी नो कि कब कैपिटल लिखना है एंड कब करेंट लिखना है? गॉट इट? तो वो चीज
आज का लास्ट टॉपिक है अपना। आज का लास्ट टॉपिक है ये जानना कि व्हेन वी हैव टू राइट कैपिटल वर्ड एंड व्हेन वी हैव टू राइट करेंट वर्ड। गॉट इट? तो सुनो ध्यान से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दो मेथड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैन बी मेंटेन बाय एनी ऑफ द टू मेथड्स डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। अपन डिसाइड नहीं करते, कौन डिसाइड करता है? क्वेश्चन डिसाइड करता है कि आपको कौन सा करना है। फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दो कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दो मेथड। व्हाट? फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ओके, पहले अपन समझते हैं फिक्स क्या होता है, फिर अपन समझेंगे फ्लैक्चुएटिंग क्या होता है, फिर अपन डिसाइड करेंगे कि कब हमको फिक्स करंट लिखना है और कब हमको कैपिटल लिखना है। ओके, फर्स्ट है फिक्स कैपिटल मेथड। व्हेन द पार्टनर वांट्स टू नो देयर इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन सेपरेटली एंड देयर अर्निंग सेपरेटली। क्या बोला, समझ में आ रहा है? जब पार्टनर्स ये चाहते हैं कि मैं जो पैसा बिजनेस में लगाया हूं वो अलग से दिखते रहे और जो पैसा मैं बिजनेस से कमा रहा हूं वो अलग से नजर आए, मेरी इन्वेस्टमेंट अलग दिखे और मेरी कमाई अलग दिखे, जब मैं दोनों बैलेंस को अलग अलग देखना चाहता हूं, एट दैट टाइम आई मेंटेन fixed capital method. I follow fixed capital method. Under this method, the initial capital contributed remain constant year after year, while all other adjustments are recorded in different account, that is current account. तो fixed capital method में दो account maintain होता है। fixed capital method में दो account maintain होते हैं। पहला है partners capital account और दूसरा है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इन कैपिटल अकाउंट, पहले कैपिटल अकाउंट पढ़ा रहा हूं ना। इन कैपिटल अकाउंट वी रिकॉर्ड ओनली थ्री थिंग्स। कौन से मेथड में? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में केवल तीन चीज रिकॉर्ड होता है, केवल तीन चीज, कभी चौथा चीज नहीं आएगा। ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल एंड कैपिटल विथड्रॉन। क्या एंड कैपिटल विथड्रॉन। गॉट इट? अच्छा एक चीज बताओ, क्या कैपिटल विथड्रॉन और ड्राइंग्स सेम थिंग है या दोनों अलग अलग होता है? दोनों अलग अलग होता है। कौन बोला अलग अलग होता है? अरे डरो मत, एकदम सही बोल रहे हो, बोल सही रहे हो, लेकिन बोला कौन? आप बोले? नहीं, आप बोले। क्या डिफरेंस है दोनों में? कैपिटल विथड्रॉ यानी इन्वेस्टेड मनी को विथड्रॉ करना, और ड्राइंग्स यानी, हाँ बोलो ना, बोलो। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों है पर्सनल के लिए, दोनों है पर्सनल के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं। पहला चीज ये क्लियर रखो, दोनों पर्सनल के लिए होता है। एकदम सिंपल सा है। दो अलग अलग वर्ड हैं लेकिन मीनिंग एकदम सिंपल है। जब मैंने अपने लगाए हुए पैसे को ही थोड़ा सा निकाल लिया, लगाए हुए पैसे को ही थोड़ा सा निकाल लिया, इट इज कॉल्ड एज कैपिटल विथड्रॉन। गॉट इट? जब मैं अपने कमाए हुए पैसे को निकाला तो ड्राइंग्स है, दोनों पर्सनल यूज के लिए है, दोनों पर्सनल यूज के लिए, बस दोनों का नेचर अलग है। जब लगाए हुए को निकालते हैं तो कैपिटल विथड्रॉन, और जब कमाए हुए को निकालते हैं तो ड्राइंग्स। तो दोनों को हमेशा अलग अलग ट्रीट करना है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला ना तो कैपिटल विथड्रॉन पे मत लगा देना, क्योंकि वो ड्राइंग्स नहीं है, वो कैपिटल विथड्रॉन है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अफेक्ट करेगा। गॉट इट? चलिए, ये बात क्लियर एकदम। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल तीन चीज, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एंड कैपिटल विथड्रॉन। दिस अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा कौन सा बैलेंस शो करेगा? क्रेडिट बैलेंस, कभी डेबिट बैलेंस शो नहीं करेगा। अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, अंडर
fixed capital method. Got it? Now come to the part of current account. All other adjustment like interest on capital, drawing, interest on drawing, salary, commission, share in profit and loss are recorded in separate account known as current account. Current account may show either debit balance और क्रेडिट बैलेंस. करंट अकाउंट का कोई सा भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट या क्रेडिट, इट डजंट अफेक्ट, कोई मैटर नहीं करता कि वो कौन सा बैलेंस है. गॉट इट? नेक्स्ट, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल. व्हाट डू यू मीन बाय फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल? विच कैन नॉट रिमेन फिक्स्ड. जब पार्टनर्स बोलते हैं मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि मैंने कितना कमाया, मैंने कितना लगाया, बस तुम मुझे इतना बता दो पूरा हिसाब करने के बाद आज मेरा कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड है. आई जस्ट वॉन्ट टू नो द फाइनल अमाउंट. कमाया और लगाया सब मिला के मुझे एक अमाउंट बता दो. तो मुझे दो अकाउंट की जरूरत है क्या? नहीं. देखो वहां पे पार्टनर दो चीज पूछ रहा था, मैंने कितना लगाया और मैंने कितना कमाया, तो दो अकाउंट बनाए. यहां पे पार्टनर क्या पूछ रहा है कि आज मेरा कितना पैसा इन्वेस्टेड है बिजनेस में आज. तो मुझे एक ही अमाउंट की जरूरत है कि आज कितना पैसा लगा हुआ है. तो मैं केवल एक ही अकाउंट बनाता हूं, नोन एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्लियर है? तो अंडर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड वी मेंटेन ओनली वन अकाउंट नोन एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट in which along with opening balance, additional capital, capital withdrawn and all other adjustment like interest on drawing, interest on capital, salary, commission, share in profit and losses are recorded here. सब कुछ वहीं पे रिकॉर्ड कर दिया जाता है, किसी भी चीज के लिए अलग से अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है. Such an account is called as partners capital account. इस अकाउंट का कौन सा बैलेंस रहेगा हमेशा? आइदर डेबिट और क्रेडिट. तो अभी तीन अकाउंट बताया मैं. फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट, कैपिटल और करेंट. कैपिटल का हमेशा क्रेडिट, करेंट का हमेशा आइदर डेबिट और क्रेडिट, हमेशा खुश रहेंगे. और फ्लैक्चुएटिंग में आइदर डेबिट और क्रेडिट. क्लियर है? ओके चलो. ओके अब 5 मिनट अपन कॉमन डिस्कशन करते हैं, ठीक है? और उसके बाद कल से, अभी तो मैं थ्योरेटिकली पढ़ाया हूँ कोई चीज़ को, अब जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ाया मैंने आज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ाया, तो इन चीज़ों को कैलकुलेट कैसे करते हैं एक कल के क्लास में स्टडी करेंगे अपन. और कल का क्लास समझे भी ना आप एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाने के लायक नहीं बनोगे, क्योंकि वहाँ से प्रैक्टिकल क्लास चालू हो जाता है. प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ करोगे पूरा. गॉट इट? ओके चलिए एक बार अब आप लोग के रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं, है ना, फिर क्लास क्लोज करते हैं. 91%. कृष्णा भी परसेंटेज मालूम है? 94. वेरी गुड. 90. कितना बनाया अकाउंट्स में? 70. कितना कम? हाँ तो मालूम है ना 80 में ही 70 है. तो भी हाँ. 81. कौन से स्कूल से हो? KPS. अकाउंट्स में कितना है अभी? देखो अकाउंट्स इसलिए पूछ रहा हूँ मेरा सब्जेक्ट है करके, है ना, अदरवाइज मत लेना भाई, बाकी तो पूछ नहीं रहे हो करके. हाँ 80 में से 55 है अकाउंट्स में, और ओवरऑल परसेंटेज 72. ओके स्कूल का भी नाम बताना, क्योंकि आप लोग को मैं जानता नहीं हूँ, आप लोग फर्स्ट टाइम हो. ओके MGM से हो, रिजल्ट नहीं है. रेडियंट 75%. 80 में से 75. 65% है अकाउंट्स में, 64 है. ओके पास तो है मालूम है मेरे को भी. रिजल्ट नहीं निकाला है अभी. हाँ 33. इतना कम क्यों? अकाउंट्स में 63. स्कूल नहीं, स्कूल रेडियंट. ओके
66 अकाउंट्स में 77 आउट ऑफ 100 है। ओके, आपका स्कूल कौन सा है? रेडियंट है, आप सभी रेडियंट वाले हो। ओके, अकाउंट्स में 57 है आउट ऑफ 80। ओके,